हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का सीबीएसई में आया हुआ 2019 में पेपर। बेटा 2020 और 21 कोविड इन्फेक्टेड ईयर थे, तो वो पेपर नहीं हुए थे, तो वो हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। 2019 का सोल्ड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ना कहीं मार्किंग स्कीम चेंज हुआ करती थी, और उसके बाद कोविड से जब इम्पैक्टेड हुआ उसके बाद से मार्किंग स्कीम चेंज हो गई है बेटा। अभी ये भी बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आउट ऑफ द सिलेबस आए होंगे। अगर वो आउट ऑफ द सिलेबस होंगे तो हम उनको क्विट भी कर देंगे ना, या सॉल्व कर दूंगा, बता दूंगा आपको कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। अब जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि टोटल 5 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड है। 1 to 8 सेक्शन ए है, कैरिंग 1 मार्क, और आपको आंसर लिखना है इधर 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। सेक्शन बी 9 to 13 5 क्वेश्चन हैं, और ये 3 मार्क्स ईच है। सेक्शन 6 14 to 19 6 क्वेश्चन हैं, कैरिंग 4 मार्क्स ईच। सेक्शन डी 20 to 22 यानी कि 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, देन 3 क्वेश्चन 6 मार्क के। चलो जी, कुछ इंटरनल चॉइसेस भी हैं यहाँ पर, ऐसा लिखा गया। स्टार्ट करते हैं विदाउट अ फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन वर्कफोर्स एनालिसिस और डिफाइन सिलेक्शन। दोनों में से कुछ कर लो, दोनों ही बहुत आसान है। वर्कफोर्स एनालिसिस आप समझते ही होंगे बेटा, जहां पर हम ये देखते हैं कि कितना टाइप का, और सॉरी, कौन कौन से टाइप के और कौन कौन से नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं, और उनमें से कितने अंडर बर्डन या ओवर बर्डन है। इसे हम वर्कफोर्स एनालिसिस बोलते हैं। और सिलेक्शन क्या है बेटा? नेगेटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन में क्या करते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट को ज्यादा रिजेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कम करते हैं। और सिलेक्शन होता है किसके बेसिस पे? इंटरव्यू और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के बेसिस पे। ठीक है जी, कुछ भी लिखो बेटा, दोनों ही बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। State the general principle of management which the company wants to modify to meet the changing requirement। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंपनी चेंज करना चाहती है अपनी चेंजिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग? ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है बेटा? फ्यूल के प्रिंसिपल्स को बोला जाता है। पढ़ते हैं। Appliances India Limited is engaged in manufacturing and distribution of home appliances since 1987. It has a good name in the market as the company is producing good quality appliances. It has separate departments for manufacturing, finance, sales, maintenance services, and technical services to achieve specialization। कंपनी ने अपने आप को बहुत सारे डिपार्टमेंट में बांटा है स्पेशलाइजेशन अचीव करने के लिए। यानी कि बेटा समझ गए होंगे कौन सा प्रिंसिपल की बात चल रही है, डिवीजन ऑफ वर्क। Since the area of operation of company have increased and customer have becoming more demanding, the company decided to modify the existing principle of management to meet the changing requirement of the environment। यानी कि बात घूम फिर के वही है बेटा, हम कौन सा प्रिंसिपल चेंज करना चाहते हैं। अब कंपनी का एरिया ऑफ ऑपरेशन बदल चुका है, कंपनी शायद डिविजनल स्ट्रक्चर पे जाना चाहती हो, तो कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ वर्क आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी ऑफ फाइनेंशियल एसेट। कैसे प्राइस डिस्कवर करती है फाइनेंशियल मार्केट? बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल सा वन मार्कर, वन लाइन आंसर। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बीरू नंदन, चेयरमैन ऑफ ललित ग्रुप ऑफ कंपनीज, फाउंडेड बीरू यूनिवर्सिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एंड डाइवर्स डिसिप्लिन। The IT department of Lalit Power Limited had few vacancies related to cyber security. The HRT of the company decided to recruit fresh engineering graduate from Biru University। बेटा यूनिवर्सिटी कैंपस में जाना, कॉलेज कैंपस में जाना, और वहां से नया फ्रेश टैलेंटेड स्टाफ उठाकर लाना, कैंपस रिक्रूटमेंट। सीधा वन वर्ड आगे बढ़ाते हैं बेटा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान दैट वर्षा जैन नीड्स टू डेवलप टू प्रोवाइड डायरेक्शन एंड स्कोप टू हर ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन। पढ़ते हैं जी। वर्षा जैन आफ्टर कंप्लीटिंग हर फैशन डिजाइनिंग कोर्स फ्रॉम IIFT planned to enter into designer clothing venture। She had to address issues like her target customer, channel of distribution to be used, pricing policy। बेटा यही लाइन है सबसे काम का हिंट। उसको ऐसे ऐसे इशू एड्रेस करने की, टारगेट कस्टमर कौन होगा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या यूज करना चाहिए, प्राइसिंग पॉलिसी। यही तो स्ट्रेटजी होता है बेटा। तो सिंपल सा आंसर मिल जाता है मुझे, स्ट्रेटजी।
स्ट्रेटजी के बहुत सारे हिंट मैं और भी देता हूँ बैच में। अगर आपको लगता है बेटा कि आपको एक लॉन्ग वीडियो देखनी है तो बेटा पक्का चैनल पे रिवीजन बैच वाली प्लेलिस्ट सर्च कर लो और सारी प्लेलिस्ट देख के आ जाओ बेटा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। स्टेट एनी टू डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ सेबी और व्हाट इज मेंट बाय एलोकेशन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कुछ ही करो, दोनों में से आसान है। मुझे डेवलपमेंट फंक्शन ज्यादा आसान दिख रहे हैं। दो फंक्शन बता दो डेवलपमेंट फंक्शन। बेटा सेबी क्या करता है, रिसर्च कंडक्ट करता है और उस रिसर्च के से रिलेटेड जो भी रिजल्ट आता है उसको पब्लिश करता है। सबसे पहला डेवलपमेंट फंक्शन तो ये। दूसरा ट्रेनिंग टू द इंटरमीडिएरीज, अपने बेटा इंटरमीडिएरी जो ब्रोकर अंडर राइटर उनको ट्रेनिंग भी दिलवाता है। चलो जी, नेम द ऑब्जेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग बीइंग डिस्कस्ड इन दिस केस। आपको बता देता हूँ ये कोर्स के बाहर का क्वेश्चन। ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग कोर्स का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। Veena has been using Clean, a famous detergent available in the market. On watching numerous ads in the television, she decided to try a new brand of detergent. When she went to the nearby store to purchase the same, she saw detergent of other producer making similar claim of whiteness and stain removing ability. बात बड़ी सिंपल सी है, कंफ्यूज द बायर। ऐसा मतलब अगर जिसने पढ़ा उसको पता होगा। बहुत सारी कंपनियां सबके सिमिलर क्लेम, हम स्टेन रिमूव करते हैं व्हाइटनिंग आती है। सर्फ एक्सेल भी यही करता है, एरियल भी यही करता है, टाइल भी यही करता है, तीनों के सिमिलर क्लेम है। कंफ्यूज द बायर ऐसी ऑब्जेक्शन थी। नेम द मीनिंग ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स और व्हाट इज मेंट बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट। दोनों ही बहुत आसान है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा किस बात से कंसर्न होता है कि कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचे एट द राइट टाइम, इन द राइट क्वांटिटी, एट द राइट प्लेस। बस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न्ड विद द quantity of a commodity reaches with the customer at the right time, at the right place, in the right quantity। खत्म कहानी बेटा, इतनी सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 पर शिफ्ट कर जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज फॉलोड बाय जेटीएम लिमिटेड। कौन सी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी की बात है? एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटर हाईलाइटेड इन द अबव केस। चलो जी पढ़ते हैं बेटा। GTM Limited launches Buddy line and exercise book and comprehensive stationery brand name comprising of ball pen, gel pen, and geometric boxes. After identifying the target market and understanding the needs and wants of the customer of that market, all their products were of good quality and eco-friendly but expensive. बेटा कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट मार्केट का भी ध्यान रख रहे हैं, सोसाइटी का भी ध्यान रख रहे हैं। प्रोडक्ट कैसे? इको फ्रेंडली, तो सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट हो जाता है पहले पार्ट का आंसर। रही बात ब्रांडिंग एडवांटेजेस की टू द मार्केटर, चलो जी वो भी देख लेते हैं। कहते हैं दे वांटेड टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर। दे स्पेंट लॉट ऑफ एफर्ट, टाइम एंड मनी क्रिएटिंग अ ब्रांड नेम। बेटा वो अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से डिफरेंट करना चाहते हैं और उसके लिए बहुत पैसे भी खर्च रहे हैं। एज दे न्यू दैट विदाउट अ ब्रांड नेम दे कैन ओनली क्रिएट अवेयरनेस फॉर अ जनरिक प्रोडक्ट। चलो तो पहले तो मैं यही बात बता देता हूँ, जैसे ये लाइन आई कि वो अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से डिफरेंट रखना चाहते हैं, इनेबलिंग मार्किंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यही है बेटा पहली एडवांटेज जो मार्केटर को मिलती है कि आप अपना प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से डिफरेंट दिखा सकते हो। दूसरी बात, जैसे इसने कहा as they knew that without a brand name they can only create awareness for a generic product and can never be sure of the sale of their own product। बेटा help in advertising and display program, ये है बेटा second advantage। the effort paid off and the demand for the product start growing, the customer liked the brand and became habitual of it। They did not mind paying a high prices। बेटा किसी भी ब्रांड का काम यही होता है, एक बार कस्टमर को अपने प्रोडक्ट का हैबिचुअल बना दो और उसके बाद हाई प्राइसेस चार्ज करो, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग। तो तीन एडवांटेजेस मुझे दिख चुकी हैं। ऑल्दो ये 3 मार्क क्वेश्चन है, अगर 1 मार्क क्वेश्चन फर्स्ट वाला होगा तब भी 2 ही एडवांटेज बताओगे तो भी काम चल सकता था। फिलहाल मैंने 3 बता दी हैं और उसके बाद कहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम अ स्टेटस सिंबल टू बाय Buddy line brand because of its quality, the consumer felt pride in using them। तो वो मेरा ख्याल तो और कोई एडवांटेज मार्केटर के लिए नहीं है, 3 ही बता दी। आगे बढ़ते हैं बेटा।
क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज बीन इग्नोर्ड बाय मीता, आल्सो एक्सप्लेन द सेम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। चलो जी प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं कौन सा कंसेप्ट। मी एक सेकंड बेटा, मैंने एक बार, अच्छा मैं बस यही देख रहा था सिंगल की बात है या प्लूरल सेंस की बात है। आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि बेटा प्लूरल सेंस से ज्यादा एस्पेक्ट होंगे, एक नहीं होगा। Mita has a successful ice cream business at Bikaner, namely Smart Flavors. Her ice cream are utterly delicious. She makes ice cream from fresh milk, and the same are available in a wider range of flavors and packs. She sets viable business objective and work with the same in the mind in order to ensure that customer will come back for purchasing. अभी तक कोई काम की बात नहीं। Having the first mover advantage, her business is doing well. To earn higher profits, she started cutting cost. This would sometimes lead to delay in delivery and the ice cream was not reaching the market in time. यहाँ पर एक काम की चीज दिख रही है, कॉस्ट कटिंग करने के लिए क्या हो रहा है बेटा, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि डिले हो रहा है, कहीं ना कहीं आइसक्रीम टाइम पर नहीं पहुंच पा रही है। चलो जी, अभी वैसे तो मैं समझ गया हूँ, शायद आप भी हिंट समझ पाएंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम the demand for our ice cream declined and because of it the competitor entered the market होगा बेटा, ये entered word होगा, entered the market. She lost some of her market share to competitor. At the beginning of summer season, she got back-to-back order for supply of 4,000 ice cream pack of different flavors for special occasions. To ensure that the task was completed and order delivered in time, she hired additional worker. She was thus able to produce and deliver the ice cream packs, but at high production cost. अब कॉस्ट बढ़ गई, पहले टाइम पर नहीं डिलीवर कर पा रही थी, अब टाइम पर डिलीवर करा तो कॉस्ट बढ़ गई। While completing activities and finishing the given task for achieving goals, Meeta realized that she was ignoring one of the important aspect of management. बेटा वन नहीं दोनों ही एस्पेक्ट इग्नोर किए गए हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर। एक बार बेटा जब आप विद इन द कॉस्ट काम अचीव कर पा रहे थे, टारगेट अचीव कर पा रहे थे, विद इन द कॉस्ट थे, तो आप एफिशिएंट थे, बट विद इन द टाइम नहीं थे तो यू आर नॉट बीइंग इफेक्टिव। और जब यहाँ पर आप क्या कर पाए, एडिशनल वर्कर की हेल्प से टाइम पर टारगेट अचीव कर पाए, तो यू आर बीइंग इफेक्टिव ओनली। कॉस्ट बढ़ गई आपकी, यू आर नॉट बीइंग एफिशिएंट। तो कहीं ना कहीं दोनों एस्पेक्ट इग्नोर किए गए हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। और रही बात एग्जांपल की, सर एग्जांपल आप कोई भी एक दे सकते हो, आप समझदार हो इस चीज को लेकर कि मान लो मैनेजमेंट ने एम्प्लॉइज को बोला कि आपके पास 10 दिन है, 50,000 रुपए तक खर्च कर सकते हो, मुझे 5,000 यूनिट बना कर दे दो। 10 दिन का समय, 5,000 यूनिट का टारगेट और 50,000 रुपए तक खर्च कर सकते हो। एम्प्लॉइज ने 5 दिन में काम खत्म कर दिया, 5 ही दिन में 5,000 यूनिट बनाकर देती, पर लगने वाली कॉस्ट 80,000 रुपए खर्च करती। तो विद इन द टाइम तो अचीव किया आपने यहाँ पर, और विद इन द कॉस्ट नहीं किया। अगर टाइम पर किया तो इफेक्टिव थे, बट कॉस्ट में नहीं किया तो एफिशिएंट नहीं थे। और यही बात अगर मैं बोलूं कि आपने सेम काम 40,000 रुपए में कर दिया, मैनेजमेंट ने 50,000 खर्चने की पावर दी थी, पर 10 की जगह 13 दिन लग गए, तो आप सिर्फ एफिशिएंट तो इफेक्टिव नहीं है। तो मैनेजमेंट तब माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट था जब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों प्रेजेंट हो। ये था बेटा एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। स्टेट जॉब एनरिचमेंट एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, हाउ डू दे मोटिवेट एम्प्लॉइज। जॉब एनरिचमेंट और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, बेटा जॉब एनरिचमेंट नाम से समझ आ रहा है, जॉब को एनरिच करना with more variety of work content, with more responsibilities। एग्जाम्पल देता हूँ अपने ही ऑफिस का, बैच में भी यही एग्जाम्पल देता हूँ। किसी टाइम पर मैंने स्टाफ रखा ऑफिस में सिर्फ इसलिए कि वह नोट्स टाइप करेगा। उन्होंने नोट्स टाइपिंग करनी स्टार्ट करी, ठीक है, वो मेरे पास 2016 में आए थे डीमोनेटाइजेशन के आसपास, ठीक है जी। नोट्स टाइपिंग स्टार्ट करी, नोट्स टाइपिंग करते करते 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में उन्होंने सब नोट्स टाइप कर दिए। उसके बाद खाली थे, परेशान होने लगे। मैंने उनको एक ही सलाह दी कि एक काम करो, आराम से बैठो, रिवीजन बैच में या नए सेशन में हम दोबारा बनाएंगे नोट्स, तो तुम्हारे पास दोबारा काम आएगा, अभी आप खाली बैठ सकते हो। एक महीना खाली बैठे, मैंने सैलरी पे कर दी।
दूसरा महीना स्टार्ट हुआ, मैंने फिर सैलरी पे कर दी। अब वो खाली बैठ बैठ के इतना तंग हो गए कि तीसरे महीने उन्होंने मुझसे कंप्लेन करी कि या तो भैया कोई काम दे दो या हम छोड़ के चले जाते हैं। तो मैंने उनको यही बात बोली, मतलब ये देख लो कि आप खाली बैठना भी आसान नहीं होता। तो मैंने उनको यही बात बोली कि जीएसटी सीखोगे, जीएसटी सिखा देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जी, एग्रीड। उस टाइम पर जीएसटी आने वाला था, तो मैंने जीएसटी सिखाना उनको शुरू करा और बहुत अच्छे से ट्रेन किया। और जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया तो मेरे ऑफिस में काफी पोर्शन काम का वो संभालने लगे, खुद जिम्मेदारियां लेने लगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगे। और उससे उनको एक कमाल का मोटिवेशन मिला, आज तक कभी जॉब छोड़ने का नाम नहीं किया। यही होता है जॉब एनरिचमेंट। जब किसी की जॉब को आप एनरिच करते हो विद मोर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, कहीं ना कहीं उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, ज्यादा ऑटोनॉमी देती हो टू टेक डिसीजन। रही बात एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की, बेटा ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को ना पार्टिसिपेट कराया जाता है डिसीजन मेकिंग, थोड़ी सी ऑटोनॉमी ज्यादा दी जाती है। और कहीं ना कहीं अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है या मेरे नोट्स पढ़े, वहां पर एक बात लिखी हुई है कि परचेज कमेटी बना दो, डिसिप्लिनरी कमेटी बना दो, ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी बना दो और एम्प्लॉइज को उनका मेंबर बना दो। ये बिल्कुल वैसे ही आपका स्कूल क्या करता है, येलो हाउस बना दिया, उसका एक कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, रेड हाउस बना दिया, कैप्टन वाइस कैप्टन अपॉइंट कर दिया। क्या कैप्टन वाइस कैप्टन स्कूल में इतना सा भी चेंज ला सकते हैं? एक स्कूल में किसी एक बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आपको भी पता है, इट इज मेयर फॉर्मेलिटी होनी। यही बेटा मैनेजमेंट भी गेम खेलता है। बना तो दी परचेज कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी, किसी को कह दिया जी आप इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करोगे, इस कमेटी को लीड करोगे। आप क्या कर रहे हो, इस कमेटी में चेयरमैन हो, इस कमेटी के आप वाइस चेयरमैन हो, कोई प्रेसिडेंट है, कोई सेक्रेटरी है, कोई ट्रेजरर है। हर एक को कोई ना कोई पोस्ट देनी शुरू कर दी। एक एक कमेटी में 10-10 पोस्ट क्रिएट कर दी। एम्प्लॉय को बड़ा मोटिवेशन हुआ, मैं इस कमेटी का चेयरमैन हूँ। करती कुछ नहीं है कमेटी, डिसीजन सब टॉप लेवल ही लेता है। तो यही होता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन से, छोटा ही सही पर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन तो है, जैसे स्कूल के कैप्टन वाइस कैप्टन को होता है। तो ये है बेटा बात 11th क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टेट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम। बेटा दोनों ही आसान हैं, चाहे बात कर लो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की, दो ऑब्जेक्टिव है आपने पढ़े होंगे, चाहे बात कर लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके प्राइम ऑब्जेक्टिव की। ठीक है ना? टू सी फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। आपको याद होगी शायद बात कि फर्म अननेसेसरी बेटा कहीं ना कहीं फंड रेजिंग ना कर ले, कहीं ना कहीं फर्म की कॉस्ट ना बढ़ जाए। और टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो कंपनी को तब फाइनेंसेस मिले। ऐसे दो ऑब्जेक्टिव। रही बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है बेटा? अच्छी जगह से पैसा लेना, अच्छी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना। अच्छी जगह से पैसा लेना मतलब ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड ऑप्टिमल यूसेज ऑफ फाइनेंस। For optimal procurement, different available sources are identified and compared in terms of cost, risk and flotation cost. अच्छी जगह से पैसा लेने का मतलब क्या होता है बेटा? जहां पर सबसे कम कॉस्ट हो, सबसे कम रिस्क हो, सबसे कम फ्लोटेशन कॉस्ट हो, वहां से पैसा। और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है? वेयर रिटर्न्स एक्सीड्स द कॉस्ट, जहां कमाई कॉस्ट से ज्यादा हो जाए। इसे तो बोलते हैं एफएम। रही बात प्राइम ऑब्जेक्टिव की, वो क्या है? मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर व्हिच इज लिंक्ड विद द एनपीएस, जो मार्केट प्राइस पर शेयर के साथ लिंक्ड है। चलो जी आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। Science is a systematic body of knowledge that explains certain general truths or the operation of general laws. In the light of this statement, describe management as a science. Or management is a complex activity that has three main dimensions. Explain these dimensions. डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी है। मुझे लगता है बहुत अच्छे से ना ये लिखा जा सकता है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो यही मैं लिखता हूँ। तीन हेडिंग आपको पता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन और यूनिवर्सल वैलिडिटी। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में, मैनेजमेंट में फीचर प्रेजेंट है। आप लॉन्ग वीडियोस जाके देख लेना, समझ में आ जाएगी बात। मैं सिर्फ मोटी मोटी बात कंक्लूजन की तरफ बढ़ता हूँ, वरना एक क्लास बहुत लंबी हो जाएगी बेटा। रही बात प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन की, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं, साइंस के भी। बट साइंस के प्रिंसिपल एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल उतने एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बिहेवियर का लिखते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिड है, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन।
तो आखिरी के दो फीचर, तीन में से दो फीचर प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट एक कंप्लीट साइंस नहीं है। सॉफ्ट साइंस है, सोशल साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है, इम्प्योर साइंस है, ये चार वर्ड लगाए जाते हैं। 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। Identify and explain the two dimension of business environment highlighted in a given para। कौन से दो डायमेंशन हाईलाइटेड हैं, पढ़ते हैं। Mahindra Agro Limited started a new venture of distribution of harmful chemical fertilizer free vegetable. They conducted a survey to find out consumer preferences for such vegetable. They found out that most of the consumer were concerned about the harmful chemical being used in growing the vegetable. They found that 90% of the households were searching for its alternative। तीनों जगह पे मैंने बेटा पोस्ट लेकर वर्ड बोला, शायद समझ रहे होंगे, कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर, 90% ऑफ द हाउस होल्ड, एक ट्रेंड दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बेटा तीनों बातें सोशल एनवायरमेंट की तरफ इशारा करती हैं। आगे बढ़ाओ। द कंपनी कॉन्टेक्टेड अ ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट टू लेड आउट द प्रोसीजर फॉर ग्रोइंग द वेजिटेबल बाय द फार्मर। They decided to train the farmer in new technology to grow chemical-free vegetable according to new innovative method। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेटिव मेथड, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। चलो जी, आंसर मिला हमें, आगे बढ़ते हैं। बेटा स्टेट एनी टू लिमिटेशन एंड टू फीचर्स ऑफ प्लानिंग डिस्कस्ड अबव। दो लिमिटेशन, दो फीचर बताने हैं मुझे, पढ़ते हैं क्या आते हैं। मेगा लिमिटेड होल्ड्स एन एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च इन विच टॉप मैनेजरियल पर्सोनल फॉर्मुलेट प्लान for the next year by analyzing and predicting the future to meet future events effectively। Planning is futuristic। वही तो बात चल रही है बेटा, बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि आप प्लान फॉर्मुलेट कर रहे हो अगले आने वाले साल के लिए। कैसे कर रहे हो? फ्यूचर को प्रोडिक्ट करके। प्लानिंग होती ही फ्यूचरिस्टिक है। तो कहीं ना कहीं बेटा पहला फीचर तो मुझे समझ में आया, पढ़ते हैं। और as they are responsible for providing direction to the organization, facts are thoroughly checked using scientific calculation। Detailed plans are prepared after discussion with the professional expert। Preliminary investigation are also undertaken to find out the viability of the plan। बेटा सारे प्लान्स आइडेंटिफाई करें, एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन चल रहा है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, प्लान्स को चेक किया जा रहा है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, यहीं आप एक डिसीजन लोगे कि कौन सा प्लान फाइनल होगा। ये पूरा पैराग्राफ कहीं ना कहीं प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग की तरफ इशारा करता है। वैसे मुझे दूसरा फीचर भी मिला, पर मुझे तीसरा भी दिखाई दे रहा है। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, ये वर्ड दिखते ही समझ जाना प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो तीनों बातें मिल चुकी है, जबकि दो ही फीचर गए थे उसने। Since it is an intellectual activity requiring intelligent imagination and sound judgment, so it is mainly done by the top management। ठीक है जी, तो ये पूरी लाइन प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। यूजुअली रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इम्प्लीमेंट द प्लान। बाकी सब क्या करते हैं? सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स आर नीदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान्स नॉट दे आर परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। बेटा जब से आपने ये लाइन पढ़ी, यूजुअली से लेकर यहाँ तक, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। बाकी क्या कर रहे हैं लेवल? सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी इन देम गेट रिड्यूस्ड। आगे बढ़ो जी। द टॉप मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द एक्सपेंसेस incurred in formulating the plan justify the benefits derived from them। समझदार को इशारा काफी। प्लानिंग इन्वॉल्व अ ह्यूज कॉस्ट, बहुत एक्सपेंसेस है बेटा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। The above para discusses some of the steps in the process of one of the function of management। State these steps, also state the step or steps that have been not discussed in above para। पढ़ते हैं जी। Wilbur Limited set up a manufacturing unit in Bhiwadi, Himachal Pradesh to manufacture electric geysers and supply them to dealers all over the country। The production target was 500 geysers per week। It was decided by the management that a variation in production up to 10 units will be acceptable। At the end of first week, the production was 450 geysers। The next week, production increased to 470 geysers। A week later, production was 460 geysers। On investigation, it was found that fluctuation in production was due to irregular supply of electricity। बेटा
सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, पूरी बात कंट्रोलिंग की, पूरी की पूरी बात कंट्रोलिंग की। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, टारगेट सेट हुआ, फिर कहीं ना कहीं आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखने लगी, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तीसरी बात मैं काम की बता देता हूँ, जब भी आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस के शुरू के 2 स्टेप मिल जाएं, तीसरा स्टेप कहीं लिखा हो ना लिखा हो, आप हमेशा पेपर में कहेंगे मुझे तीसरा भी मिल गया। तो मिलने का मतलब है तीसरा मिल गया, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। तीसरा स्टेप शुरू के 2 स्टेप से ही मिलकर बने। अगर एक बार टारगेट मिल गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस मिल गई, अब कंपेयर ही तो करोगे दोनों को, तो कमी तो अपने आप पता लग जाएगी। तो तीसरा स्टेप तो लिखना ही लिखना है। रही बात हुआ क्यों, ये किस वजह से हुआ, इसने कारण भी बता दिया, क्योंकि सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इरेगुलर थी, इस वजह से टारगेट प्रोडक्शन मीट नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं आपने एनालाइज भी कर दिया। आप क्या कर रहे हो बेटा, एनालाइज ही तो कर रहे हो, एनालाइजिंग डेविएशन। 4 स्टेप लिखोगे आप फर्स्ट पार्ट के आंसर में, कि आपको मिल गए हैं 4, और आखिरी में एक ही बचता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। चलो जी 17th वन। अब बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल स्किप करेंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ी होती चली जाती है। एक्सप्लेन दीज स्टेप, पढ़ते हैं क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप दैट नीड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड गोल। और 4 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कुछ ही लिखो बेटा, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लिख दो तो ज्यादा अच्छा। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यही बेटा 4 स्टेप है, डायरेक्टली लिखे जा सकते हैं या 4 इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू है नहीं बेटा। Various functions performed by the stock exchange are discussed in the above para. By quoting line from the above para, state any 4 function of stock exchange. चलो जी, स्टॉक एक्सचेंज के 4 फंक्शन ढूंढने हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, इट क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर bought and sold. It gives investor a chance to disinvest or reinvest. वैसे यहां से लेकर यहां तक एक बात तो मिली गई है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। शेयर मार्केट क्या करती है बेटा, मार्केट देती है या कैश में कन्वर्ट कर देती है हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। तो वो बोल तो रहा है मार्केट दे रही है जिसमें सिक्योरिटी खरीदी और बेची जा सकती है, कभी भी डिसइन्वेस्ट करो कभी भी रीइन्वेस्ट करो। तो मिल गया मुझे पहला आंसर। थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड रीइन्वेस्टमेंट, सेविंग गेट चैनलाइज्ड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। काम की बात समझदार को इशारा काफी, यहां से लेकर यहां तक क्या है, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बार बार डिसइन्वेस्ट करोगे रीइन्वेस्ट करोगे, कभी ना कभी ऐसा आपका पैसा प्रोडक्टिव जगह पर पहुंच जाएगा। यहाँ बहुत नोट बनने वाले हैं। To ensure that the investing public get a safe and fair deal in the market, the membership of a stock exchange is well regulated and its dealing are well defined according to the existing legal framework. Safety of transaction की बात चल रही है, कहता है आपको सेफ और फेयर डील मिले, मेंबरशिप भी रेगुलेटेड है स्टॉक एक्सचेंज में, और ये सब लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। और रही बात एक और ढूंढना है मुझे, 4 ढूंढने थे टोटल। इट ऑल्सो इंश्योर वाइडर शेयर ऑफ ऑनरशिप। बेटा जैसे ये वर्ड आया काम की बात तो आ गई, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। तो चारों फंक्शन मैंने ढूंढ दिए, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। एक्सप्लेन 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, और फंक्शन ऑफ मार्केटिंग भी लिखना है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग। चाहिए लिखो, चाहिए मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। मार्केटिंग और सेलिंग पर 4 डिफरेंस लिख सकते हैं मीनिंग के बेसिस पे। सेलिंग का स्कोप बहुत नैरो है, मार्केटिंग का स्कोप तो बहुत वाइडर है। सेलिंग एक्टिविटी कब स्टार्ट और कब खत्म होती है, सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड एंड विद देयर सेल्स। मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट मच बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर देयर सेल्स। क्योंकि मार्केटिंग क्या कहती है, मैं आफ्टर सेल्स सर्विस दूंगी, मैं कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स जानूंगी, तो प्रोडक्शन से बहुत पहले शुरू और सेल के बहुत बाद में भी कंटिन्यू रहेगी बेटा। रही बात स्ट्रेटजीज की, सेलिंग के पास प्रमोशन एंड परसुएशन, यही तो 2 स्ट्रेटजी हैं, लोगों की मिन्नतें करो, एक्सेसिव प्रमोशन करो, प्रोडक्ट बेचो। मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बेटा एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है, चारों बातें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन की। रही बात अप्रोच की, सेलिंग को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेड अप्रोच, मतलब टूटी बिखरी खराब अप्रोच, और मार्केटिंग को बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो 19th क्वेश्चन भी हमारा डन हो जाता है। 20th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 5 फायदे।
management training, education and research, fulfilling social responsibility, scientific decision, optimum utilization of resources and effective administration, providing manager with useful insight into reality. कुछ लिखो बेटा, वैसे मैंने पांचों के नाम बोल दिए, फटीग स्टडी और डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या ही डिस्कशन करूं। फटीग स्टडी का आपको ऑब्जेक्टिव पता ही होगा, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, टाइम ऑफ रेस्ट इंटरवल। कहीं ना कहीं बेटा थकान दूर होगी फिजिकली और मेंटली, तभी अच्छे से काम कर पाओगे, तभी रीगेन रिकूप कर पाओगे स्टेमिना। डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम क्या कहता है, एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर में डिफरेंस डाल दो, इनकी पीस वेज में डिफरेंस डाल दो, एफिशिएंट वर्कर को हाई पीस वेज, इनएफिशिएंट वर्कर को लो पीस वेज। और वही बैच वाला एग्जांपल जो मैं बैच में देता हूँ। आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनगार्ड कंपनी और उसके दो एडवांटेज और लिमिटेशन। चलो जी, voltage fluctuation have been common and quite high in India. They harm our electrical appliances like TV, refrigerator and AC, often leaving them in a permanent damaged condition. Engard company decided to manufacture stabilizer for North India where the voltage fluctuation ranges from 220 volt to 230 volt. Once the demand for North India was taken care of, they decided to launch launch stabilizer of varying voltage from 90 volts to 260 volts for meeting the requirement of voltage fluctuation. ठीक है जी, मुझे पूरा केस समझ में आ गया। पहले आप वोल्टेज, इस वोल्टेज फ्लक्चुएशन के लिए बेटा कहीं ना कहीं स्टेबलाइजर बनाते थे और बाद में 90 वोल्ट से लेकर 260 वोल्ट्स तक बेटा स्टेबलाइजर ही रहा, नया प्रोडक्ट ऐड नहीं हो गया। तो जो स्ट्रक्चर है आपका वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है और इसकी दो एडवांटेज लिमिटेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं। एडवांटेज की बात करूं तो स्पेशलाइजेशन, ट्रेनिंग देना बहुत इजी है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा बिठाना आसान है। और रही बात डिसएडवांटेज की, तो हिंड्रेंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इनफ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों पढ़ा होगा आपने। डायरेक्ट बातें मैंने कर दी हैं, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। आगे कहता है स्टेट बाय गिविंग 5 पॉइंट हाउ दिस इन्वेस्टमेंट इज लाइकली टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। और कहीं ना कहीं बेटा अगर मैं देख पा रहा हूं ना, कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही बात चल रही है पूरे केस में, स्किल्स को लर्न करने की, मतलब कुछ और नहीं, ट्रेनिंग की बात चल रही है। मेरे को तो हिंट है, बाकी आप आगे चाहो तो पढ़ लो। निशा शेट्टी वाज वर्किंग एज अ HRM in a famous consultancy firm KLI Global Services. Her job included preparing job description, recruitment, developing compensation and incentive plan, and facilitating employee learning. कहीं ना कहीं फिर हिंट है। They had entered into alliance with institute to ensure continuous learning of their employee. बेटा हिंट मेरे को बार बार आ रहा है, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। मैं कंफर्म श्योर हूं ट्रेनिंग की बात चल रही है। रही ट्रेनिंग के फायदे की बात, ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा होगा आपने, कहीं ना कहीं अनट्रेन्ड पर्सन की प्रोडक्टिविटी देख लो, ट्रेंड की देख लो, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, सेल्स बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है। इसके ऊपर 2 पॉइंट लिखने हैं, ये बात मैं बैच में बताता हूँ बहुत अच्छे से, कि यहाँ से आराम से 2 पॉइंट बन सकते हैं। 2 पॉइंट तो यही हो गए, ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर, मेकिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द डायनेमिक एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर। तो ये हैं वो 5 पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिख दिया और मैं भी नोट्स में लिखता हूँ। आगे बढ़ते हैं। Explain any six factors affecting the decision that determine the amount of profit earned to be distributed. Oh sorry, 2 क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, मुझे लगा ये क्वेश्चन सेम बात है। Explain any 6 such factor, पढ़ते क्या, determining the relative proportion of various type of fund depends upon various factor। इसकी बात करता हूँ थोड़ी सी बेटा। वैसे फाइनेंसिंग डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर में ना डिफरेंस सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, केस स्टडी भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों ना एक ही बात करते हैं कि कहां से पैसा आएगा, किस सोर्स से पैसा आएगा। अगर केस स्टडी में कभी भी हिंट मिलता है डेट इक्विटी रेशो का, तो हमेशा मैं वैसे बोलता हूं कि लिख देना आंखें बंद करके कैपिटल स्ट्रक्चर की बात, और इसके अलावा कोई और हिंट ना हो, मतलब सिर्फ यही बात हो कि पैसा चाहिए 1 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ और कंपनी सोच रही है किस सोर्स से पैसा दे, और डेट इक्विटी का कोई हिंट नहीं है, तो हमेशा बात होती है फाइनेंसिंग डिसीजन। अब यहाँ एक बात आराम से समझ लेना, कहता है डिटरमाइन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फंड डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर। बेटा आपको किस टाइप ऑफ फंड से पैसा लेना है ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है।
अब पैसा लेने की बात चल रही है, अब जब डेट इक्विटी रेशियो का हिंट नहीं आया, दिमाग आपका चल रहा होगा कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग डिसीजन पर। नहीं बेटा, ये एक यूनिक क्वेश्चन है, इसका आंसर कैपिटल स्ट्रक्चर ही है। क्यों मैं कह रहा हूँ यूनिक क्वेश्चन है? एनसीईआरटी उठा लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर, कैपिटल स्ट्रक्चर से पहले लिखी हुई कुछ 8-10 लाइनें छोटी छोटी सी पढ़ लो बेटा, 30 सेकेंड्स लगेंगे, वहां पर ये सेम लाइन आपको दिख जाएगी, एनसीईआरटी से केस बनाया गया। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले 6 फैक्टर आप लिखोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। वही बेटा, कैश फ्लो पोजीशन, आईसीआर, डीएससीआर, कॉस्ट ऑफ डेट, आरओआई, कंट्रोल कंसीडरेशन। तो मैंने 6 फैक्टर का नाम तो ले दिया डायरेक्टली। रही बात ये डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने वाले 6 फैक्टर है, जहां बात चल रही है कितना प्रॉफिट जो आपने अर्न किया डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना रिटेन कर ले बिजनेस में। तो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर वो ये अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, सब पढ़ा है, कैश फ्लो पोजीशन, वही सब चिपकाने हैं बेटा। 24th क्वेश्चन कहता है स्टेट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कंज्यूमर वॉइस फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैन। बेटा कंज्यूमर वॉइस के फंक्शंस बताने हैं जो उसने परफॉर्म करे हैं कंज्यूमर को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइन कोट करके। एनजीओ के फंक्शन है बेटा, पढ़े होंगे आपने। ढूंढते हैं जी जितने फंक्शन मिलते हैं। वॉइस इज एन इंपॉर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, इट ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन दिल्ली एनसीआर फॉर कंज्यूमर। बेटा सबसे पहले तो यही लाइन काम किया, इट ऑर्गेनाइज से लेकर कंज्यूमर तक। क्या करती है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ? बेटा दे ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, सेमिनार टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर। पहला फंक्शन मिल गया, आगे बढ़ो। The theme was organic food from farm to plate to spread awareness on the importance of organic farming and to encourage consumer to switch from conventional food that contain chemical and pesticides to organic food। ठीक है जी। एक्सपर्ट स्पीकर्स फ्रॉम फार्मर कम्युनिटी एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड इन फार्मिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। People were informed that the organization regularly tests sample to detect adulteration like presence of heavy metal or pesticides। बेटा जब यहाँ पर बात है कि वो टेस्ट करते हैं सैंपल को, क्या करती है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन? टू कैरी आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग इन द एक्रेडिटेड लैबोरेटरीज। ये तो करती है बेटा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, किस डिफरेंट सैंपल को टेस्ट कराते हैं बेटा सर्टिफाइड लैबोरेटरीज में, उनके रिजल्ट भी पब्लिश करने का काम करते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी सेम लिखी हुई थी। कहता था रिजल्ट ऑफ द टेस्ट आर पब्लिश इन देयर मंथली मैगजीन्स कंज्यूमर वॉइस टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। बेटा जैसे ही उनसे मैगजीन पब्लिश करने की बात करी, दे पब्लिश पीरियोडिकल्स एंड जर्नल टू क्रिएट कंज्यूमर अवेयरनेस। 3 फंक्शन हो गए बेटा अभी तक मुझे। आगे बढ़ाते हैं। कहते इट आल्सो प्रोवाइड एड एंड लीगल एडवाइस टू द कंज्यूमर इन सीकिंग अ रेमेडी। दे प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू गेट लीगल रेमेडी। इनका काम होता है लीगली हेल्प करना कंज्यूमर को ताकि उनको लीगल रेमेडी मिल सके। तो चारों फंक्शन हमने आइडेंटिफाई करे जो हो सकते थे। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, बहुत लंबा चौड़ा केस है। क्वेश्चन कहता है सीआराम सिंह परफॉर्म सम ऑफ द फंक्शन व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड एट द पोजीशन ही इज वर्किंग एट। स्टेट एनी 5 अदर फंक्शंस सीआराम इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, नेम द इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू सीआराम। पढ़ते हैं जी बेटा एक बार केस फटाफट से। मैंने वैसे पूरा केस कम से कम 20 बार पढ़ा हुआ है। एपीसी की बुक में है बेटा, अलका धवन इज द ऑथर। Pratap Singh is the CEO of Nisar Enterprise. It is an automobile part manufacturing company. The enterprise has a functional structure in which jobs of similar nature have been grouped together as production, finance, marketing, and HR. Nisar Enterprise has its manufacturing unit at Manesar. The company has been plagued with many problems for a long time, which was in the knowledge of production manager Varun Sharma. The worker had internal differences, time and again there were misunderstanding between management and the worker. वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में लड़ाइयां झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग चलती है बहुत टाइम से। Keeping the problem in mind, Varun Sharma appointed CRR Singh, who had 14 years of experience of working with the actual workforce and passing on instruction of middle level management to the worker. ठीक है जी, मुझे तो काम का हिंट मिलने लगा। सीआराम सिंह met Varun Sharma to understand what the management wanted. Thereafter he met the worker and conveyed the idea of management to them.
He also promised the worker to convey their problem to the management. बस बेटा मेरे को लगता है इतने हिंट बहुत है बेटा। कहीं ना कहीं केस ने एक बात करी, केस ने एक बात बोली कि सीआर राम सिंह 14 साल का उसको एक्सपीरियंस है ऑफ वर्किंग विद एक्चुअल वर्कफोर्स, कि वो एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ काम कर रहा है। एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ काम कौन कर सकता है आपको ही पता है, क्योंकि एक्चुअल वर्कफोर्स डायरेक्टली सिर्फ लोअर लेवल से लिंक्ड होती है। तो सीआर राम सिंह की पोजीशन एक लोअर लेवल की पोजीशन है, और एग्जैक्टली बोल दूं तो बेटा वो एक सुपरवाइजर है। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि सबसे पहले उसने मैनेजमेंट से मीटिंग करी और बताया वर्कर को कि मैनेजमेंट क्या चाहता है, और वर्कर को भी इसने प्रॉमिस किया कि आपकी जो भी प्रॉब्लम और ग्रीवेंसेस होगी मैं पास ऑन कर दूंगा मैनेजमेंट को। तो सीआर राम सिंह एक सुपरवाइजर है, लोअर लेवल की जो पोजीशन है, लोअर लेवल के 5 फंक्शन तो लिख के सकते हो। वर्कर को ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इनका काम है, वर्कर को डिसिप्लिन में रखना इनका काम है, वर्कर की सेफ्टी इंश्योर करना इनका काम है। बेटा वर्कर आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें ये भी आप ही इंश्योर करोगे। वर्कर ने कोई भी फिनिश गुड्स बनाया उसका इंस्पेक्शन आप करोगे कि उसमें कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या आप यूनिट सही बना रहे हो, यानी कि आपकी यूनिट का इंस्पेक्शन भी यही करेंगे। तो लिख दिए बेटा 5 फंक्शन। आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा बी पार्ट था कौन सा इंसेंटिव दिया गया। चलो जी मैं सीधा लास्ट लाइन ही पढ़ देता हूँ, या कहां पर थे हम ये भी देख लेते हैं। In this way, he cleared the misunderstanding between the management and worker. He also sorted out internal differences and was able to unite the worker within a month of his joining. His work was acknowledged by management and he was given a certificate of good performance along with 10% increase in salary. आपके काम को रिकॉग्नाइज किया गया, एक्नॉलेज किया गया और आपको सर्टिफिकेट दिया गया गुड परफॉर्मेंस का। तो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है आपके टैलेंट को, साथ ही साथ 10% सैलरी हाइक भी दिया जा रहा है। सैलरी हाइक दिया जा रहा है, पे एंड अलाउंसेस 10% पे में इंक्रीज दिया जा रहा है। तो पे एंड अलाउंसेस और एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम ये इंसेंटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ पेपर 2018 में आया हुआ पेपर सोल्व करेंगे। रखते आज के लिए इतना ही है, बाय बाय बेटा।